सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियोज में आप लोगों ने देखा कि वो क्लास लाइव चल रहा था और 49 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग किए थे। ये बिहार बोर्ड्स के जो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है उसमें मैथ का ये क्वेश्चंस हम लोग चैप्टर वाइज बना रहे हैं। उस दिन लाइव क्लासेस था और बच्चे जो सामने थे वो समय को लेकर थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया था तो यहीं पे रुकना पड़ा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो है, लाइव क्लासेस नहीं है, क्योंकि ये क्लासेस चल रहा है, इसी को रिकॉर्ड करके हम आप लोगों तक जो ऑनलाइन है उनके लिए कर रहे हैं। ये क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। उस दिन लाइव हमने क्लास को ही किया था तो बच्चे तो ज़्यादा जुड़े नहीं और साथ में परेशानियां भी हो रही थी। सबको पहले इंट्रोड्यूस करो और फिर क्लास भी चलाओ। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जैसे कि मैंने उस वीडियो में या लाइव वीडियो में कहा था कि ये जो क्वेश्चंस है ये 50 मार्क्स आपका फिक्स कर देगा। ये सारे क्वेश्चंस अगर टोटल हम लोग देख लिए तो अब भी हम लोग टॉपिक वाइज चैप्टर्स वाइज एक चैप्टर्स के जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में ले रहे हैं और उसके बाद कंबाइंड आपको हम ब्लूप्रिंट्स जो आपके बोर्ड द्वारा दिया गया है डमी पेपर्स उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे पूरे में। चलिए आइए 50 नंबर क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। यह है बिहार बोर्ड्स के बच्चों के लिए और आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे कि कैसा आपको क्या करना है, पूरी तरह से एग्जाम्स में जिस तरह आपको करना है उस तरह से करके। आइए चलते हैं हम लोग। यदि 55 और 117 का महत्तम समवर्त 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको कैसे बना लेंगे हम लोग जल्दी से वो भी बताता हूँ, या फिर नहीं आएगा तो फिर कैसे बना लेंगे ये दिखाता हूँ। तो आइए इसको दिखाते हैं कि हमको 65 और 117 का निकालना है। क्या निकालना है? तो मसोवर निकालना है, ठीक है। हमको इसी ऑप्शंस में से है और वहां पे अपने एग्जाम में क्या करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लो। तो यूक्लिड एल्गोरिदम्स को हम इस्तेमाल करेंगे तो वो 117 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 इंटू 2, ठीक है। 65 इंटू 2 माइनस 13, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और यूक्लिड्स को हम यूज किए होते हैं तो ये कैसा लिखते हैं हम 117 इज इक्वल टू 65 इंटू 1 और प्लस प्लस में क्या हो जाता है 35 और 17 52, ठीक है। ये वाला टर्म्स हमने लिख दिया कि वहां एग्जाम्स में आपको इससे कंपेरिजन करना है। कैसे करना है तो ये आपको दिख जाएगा कैसे वो आया है। तो ये 52 हो गया तो 65 इज इक्वल टू 65 इज इक्वल टू 52 इंटू 1 और प्लस कितना होगा 13, और 13 को जब लेंगे तो 13 वाला जो टर्म्स लेंगे तब वो क्या हो जाएगा 52 इज इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0। तो देखिए आपका जो सॉरी ऑप्शन जो हुआ वो क्या हुआ 13, यानी 13 से R0 हो गया तो 13 मसो होगा, यानी कि इनका इन दोनों के बीच का जो मौसा होगा वो कितना होगा तो 30 होगा। अब 30 को देखिए यहाँ पे इसलिए हमने इसको लिखा था कि 117 को 65 से अगर करते हैं तो 65 प्लस 52 होगा, या फिर 65 में 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 130 और माइनस 30 इज इक्वल टू 170।
तो वह 30 को लिखना हो तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 65 इंटू 2 माइनस 117। ये देखिए 130 और माइनस 117 कितना हो जाएगा 30। तो इन दोनों का मौसम 13 है, तो इसको अगर इस फॉर्म में हम लिखें तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे 65 के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 2, यहाँ m है तो m का मान क्या हो जाएगा 2, और इस पे आप ऑप्शन लगा देंगे, ये ऑप्शन है। तो टिक वहाँ नहीं लगाना है, वहाँ क्या होगा कि 50 के OMR शीट पर ऐसा गोला होगा, ए बड़ा वाला लिखा है तो यहाँ बड़ा वाला ही लिख देते हैं, BCD। तो B पे लगा हुआ है तो B को ऐसे क्या करना है, भर देना है। इसी तरह का करना है, उस क्लास में भी मैंने बताया था कि गोला कर देना है, पूरा भर देना है गोले को OMR शीट पे 50 नंबर के सामने। और आपको क्वेश्चंस कितने मिलेंगे, वो 50 क्वेश्चंस करने के लिए टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे 100, टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे 100, और इसलिए आपको उसमें से 50 ही देना है। तो यदि आपको 50 में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो दूसरा कर लेंगे, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है तो तीसरा कर लेंगे, अलग कर लेंगे कोई, यानी 100 में से हमें 50 में ही करना है। तो ऑप्शन हमारे साथ बहुत सारा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका ले लीजिए, कितना 51 चाहिए हमें, क्वेश्चन नंबर 51। अब यहाँ भी देखिए क्या है, 2, 10 और 20 का लॉस और मसौ का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले शॉर्ट में हमें करना है, जल्दी से करना है, 1 घंटे के अंदर इसको कर लेना है। और वहाँ पे अगर लगे कि क्वेश्चन पेपर तो पहले मिल गया रहेगा आपके पास, आगे जो सब्जेक्टिव करना है उसमें आपको लगे कि अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करके इसमें से 50 सही कर लीजिएगा तो कम से कम 50 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन हमारा व्यू है कि हमसे जुड़े रहेंगे तो फिर आपको 90 से ऊपर मार्क्स आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये चैनल्स का लोगो है एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए लॉसॉ निकालने के लिए देखिए 2 से 10 से 20 विभाजित हो जाता है, तो इसका लॉसॉ क्या हो जाएगा 20। ठीक है, और इन सबसे विभाजित होता है तो उसमें जो सबसे छोटा होता है वो क्या हो जाएगा, मौसौ हो जाएगा। तो मौसौ कितना हुआ 2, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 10/8, यानी कि अनुपात के रूप में लिखे तो 10:1। ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का मौसौ कितना होगा, तो 2 से 4 विभाजित हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 भी होगा और 2 से 4 भी होगा। तो मौसौ क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 53 कह रहा है कि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं। ये देखिए ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी का लॉसॉ क्या होगा। तो दोनों अभाज्य है तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसौ होता है 1, यानी कि दोनों में कोई कॉमन वो नहीं है, तो इसका लॉसॉ हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कि हमने लिए 5 और 9, ठीक है, दोनों अभाज्य संख्या है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर्स होता नहीं है, तो इसका लॉसॉ निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी ए इंटू बी, उसका क्या हो जाएगा लॉसॉ हो जाएगा। मौसौ निकालना होता तो ये 1 होता। दो अभाज्य संख्याओं के बीच महत्तम समवर्त क्या होता है 1 होता है, और लघुत्तम क्या होता है उसका, दोनों का प्रोडक्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 पे। अब क्वेश्चन नंबर 54 पे दो लगातार संख्याओं का मौसौ क्या होगा। तो ये देखिए चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य हो, दो लगातार संख्या लेंगे तो उसका मौसौ 1 होगा। जैसे मान लीजिए कि ये भी भाज्य है, 9 भी भाज्य है। यहाँ देखो 9 हमने ले लिया था वो अभाज्य था, 5 और 7 का ऑप्शन लेंगे, ये दोनों अभाज्य है। 5 और 11 अभाज्य होते हैं, 7 और 11 अभाज्य होते हैं, इस तरह का उसमें 9 नहीं होता, 9 भाज्य संख्या है। तो 8 और 9 दोनों भाज्य संख्या है, लेकिन इनका महत्तम निकाले तो दोनों का महत्तम 1 होगा।
वो भाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या हो, अगर लगातार संख्या है तो उसका महत्तम समापवर्त 1 होता है। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसको प्राप्त करने के लिए आप गुणनखंड निकाल लें। 505, 5 से ये कट जाएगा, 10101, ठीक है। तो ये 11 से कटेगा, ये देखिए 11 से कटेगा, ये कितना 1, 7 से भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 13। आप किसी से कटेगा नहीं। तो ये देखिए कह रहा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है। तो टोटल कितना हुए 4। तो ये 4 अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होंगे इस 505 के, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है कि 6, 8 और 22 का लघुत्तम और महत्तम का अनुपात क्या होगा। तो उसी तरह 6 और 8 और 22 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, पहले महत्तम देख लीजिए। महत्तम इसमें क्या है, ये 6 का मतलब 3 गुणे 2, 8 का मतलब 4 गुणे 2 और 22 का मतलब 11 गुणे 2, क्योंकि ये हो जाएगा महत्तम। तो महत्तम तो हो गया 2, ये नीचे रहेगा। और लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 11। तो 2 3 6, 6 चौका 24 और 24 11वां क्या हो जाएगा। तो 24 और 11 को करोगे तो 24 एकम 4, तो 4 और 2 6। तो ये क्या हो जाएंगे 6 2 4 और ये कट जाएगा तो ये आएगा 132/1, यानी कि 132 अनुपात 1 इनका अनुपात होगा। तो अगर इसमें जल्दी से आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फैक्टर से निकाल कर देख लेते हैं, या फिर जिस तरह से आपको महत्तम और लघुत्तम निकालने आता है उस तरह से भी कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप देखें कि हाँ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसको हम सही तरीके से कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा। अन्यथा ये जो ट्रिक लगाना है इसमें किसी तरह की गलतियां नहीं होती है, फुल मार्क्स मिल जाते हैं, कोई स्टेप वगैरह का मार्क्स नहीं कटता है। तो इसलिए इसमें आपको क्या करना है कि बड़े ध्यानपूर्वक 100 क्वेश्चन होगा, उसमें से 50 को ही भरना है, क्वेश्चन 100 रहेगा। ये हम लोग पूरे पेपर को लेकर करेंगे तो वहाँ दिखाएंगे कैसे आपको करना है। तो हमारे साथ जुड़िए और अपना जो कम से कम 90 मार्क्स है उसको सिक्योर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा और शेयर करके दोस्तों तक फैलाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभी ऊपर बताया अभाज्य गुणनखंड तो 96 है। क्या करेंगे, इसको हमने 16 से ही डायरेक्ट, देखिए क्या कर देते हैं कि अगर हमें नहीं जानकारी है तो आप 2 2 3 3 करके ऐसे करते रहिए। लेकिन अगर थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड्स को तेज़ी से चलाना चाहते हैं तो जैसे हमने इसको कर दिया 32 से ही, तो 32 से ये कितने बार में, 3 बार में हो गया। अब 32 क्यों किया कि ये 2 का 5 पावर 32 होता है, ठीक है। 2 का 5 पावर कितना होता है, 32 होता है। तो 2 का 5, 2 का पावर 5 हो गए और 3, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, 2 का पावर 5 और 3, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं आता तो 2 2 करके जाते तो 5 बार 2 से कटता और आखिरी 3 होता, तो वो जितनी बार कटता 2 से वो उसका पावर बनता। बाकी ऐसे याद रखते हैं, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 3 8, 4 16, 5 32, इस तरह से वो डबल होते चला जाता है। चलिए 58, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो ये ध्यान रहे, इस थॉट्स को हमेशा याद रखें। 2 परमेय संख्या हो और चाहे 2 अपरमेय संख्या हो, उनके बीच में अनंत परमेय या अपरमेय संख्याएं होती है। चलिए
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। देखिए क्या करना है कि जो शेष बचे इसको माइनस कर देना है। माइनस करने पे कितना होगा, ये हो जाएगा 376। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, 47 में आखिरी क्या है, 47 में आखिरी है 7, तो 7 और 8 56 होता है, तो आखिरी में 56 8 बार में आएगा। और आप देखें 8 चौका 32 और 56 के 5 जोड़े तो 39 हो जाएगा। मतलब इसमें 37 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, तो ये 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ 8 हो गया आंसर। ठीक है, क्या करना है, जो भी शेष बचने वाला है उसको बड़े वाले संख्या में से माइनस कर देना है और छोटे वाले से भाग कर देना है। अगर इतनी जल्दी आप नहीं कर पाए तो भाग करके प्रॉपर जो जिस तरह से हम लोग भाग करते हैं भाग करके आप निकाल दीजिएगा। चलिए अब 60 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, हम लोग तो करते आ रहे हैं, याद कर लें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 61 है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p विभाजित करेगा। देखो अगर ऐसा कहते हैं कि जो कोई नंबर्स है, जैसे मान लीजिए कि नंबर 3 है और ये 15 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये हम लोग एफटीए में पढ़े हैं, फंडामेंटल थ्योरी अर्थमेटिक थ्योरीज। ठीक है, तो ये उसमें हम लोग पढ़े हैं कि p किसी वर्ग संख्या को विभाजित करता है तो उसके वर्गमूल को यानी कि उस संख्या को भी विभाजित करेगा। यानी कि a स्क्वायर को कर रहा है तो सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे a को करेगा। अगर a स्क्वायर को p विभाजित कर रहा है तो वो a को भी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उसका मौसौ दिया हुआ है, तो लसौ क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला हमने बताया था कि लसौ गुणे मसौ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक संख्या, सॉरी लसौ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसौ। यानी कि लघुत्तम और समापवर्तक और महत्तम समापवर्त का गुणनफल दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणनफल दिया हुआ है और लघु मौसौ दिया हुआ है, तो लसौ निकालने के लिए मौसौ को डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए इसमें 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो 17 पचे 85, 5 एक बचेगा तो एक बार में और 0, तो कितना हो जाएगा 510। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहे और एक मौसौ या लसौ दिया रहे और दूसरा निकालना हो तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप 2m होगा और विषम संख्या का रूप 2m प्लस 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab का मौसौ गुणे ab का लसौ निम्न में से किसके बराबर होगा। अभी ऊपर ही बताया, यानी कि महत्तम गुणे लघुत्तम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू b। ठीक है, अभी ऊपर ही फॉर्मूला बताया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल। अब यहाँ पे देखिए कि 65 ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई बार कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूजन का कारण ये है कि हम लोग लिखते हैं कई जगह पाई बराबर 22/7, जो कि ये
बराबर नहीं है, ये लमसम यानी अप्रोक्स से दोनों के बराबर है। इसलिए कि पाई की जब डेसिमल वैल्यू लेते हैं तो वो क्या आता है, पहला 3 लेटर 13.14 आता है, और इसको भी डिवाइड करोगे तो पहला 314 आएगा, और इसी वजह से इसको बराबर लिखते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग है, पाई अभी तक डिफाइंड नहीं हो पाया है, तो इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। और ये ध्यान रहे, इसमें भी कभी कभी मिला जाता है कि पाई बराबर 22/7 हम लिखते हैं, लेकिन 22/7 परिमेय है, ये परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन हो गया कि 22/7 सही है या गलत, तो फिर यहाँ पे ये लिखेंगे गलत। पाई बराबर 22/7 नहीं होता, बल्कि लगभग उसके बराबर लेते हैं, उसके जैसा होता है। क्योंकि कभी भी कोई एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती, दोनों का अलग अलग पॉइंट्स होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, आजा, क्वेश्चन नंबर 66 पे। √5 क्या है? तो ये देखिए, √5 कोई भी ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो, जिसका रूट यानी कि वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आ जाइए कि 1/√2 किस प्रकार की संख्या है? तो ये 5/1 अगर अपरिमेय है, √5/1, तो 1/√5 भी अपरिमेय है। इसी तरह का यहाँ पे भी है, √2 जो अपरिमेय है और 1 परिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल दोनों ही अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, चलिए 68 पे आते हैं। 68 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ देखिए, 2π अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हमने बताया कि अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल दोनों अपरिमेय होगा। और यहाँ देखिए, 2 परिमेय है और पाई अपरिमेय है, तो दोनों का गुणनफल अपरिमेय होगा। यहाँ क्यों नहीं होगा कि यहाँ दोनों काटेंगे तो 3 बचेगा, ये परिमेय संख्या है। इन दोनों को माइनस करेंगे, 0 आएगा, परिमेय संख्या है। इसमें से √2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो 3 दूना 6, ये परिमेय संख्या है। तो बच गया ए वाला, जो कि अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। 69 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो ये आप लोग चूज कर सकते हैं। देखिए, ये बाहर आ जाएगा, ये 6 और ये 8। यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा 3 और 9। यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा 7। तो माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर वो रूट के अंदर नहीं है तो वो परिमेय संख्या है। तो ये सारी परिमेय संख्या हो गई। तो अपरिमेय कौन हुआ? ये √3। अब ऐसे भी इतना चेक करने की जरूरत नहीं, एक आपको परफेक्ट मिल जाए कि वो परफेक्ट आंसर्स है, तो एक से ज़्यादा राइट आंसर नहीं होते। तो जो आंसर्स आपको परफेक्ट मिल गया, इतना चेक करने की जरूरत नहीं, उस पर आप टिक लगा देंगे। टिक तो लगाना नहीं है, उसकी जगह उसको फुलफिल कर देंगे। चलिए, यहाँ पे है π/2 है, तो पाई अपरिमेय है, 2 परिमेय है, तो उसका भागफल भी अपरिमेय होगा। तो ये अपरिमेय हो गया। चलिए नेक्स्ट, 3 - √3। तो यहाँ पे बताते हैं कि गुणनफल और भागफल की बात किया हमने। तो रूट अपरिमेय अपरिमेय संख्या का, हाँ एक और चीज बता दे कि जैसे हमने बोल दिया कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का भागफल गुणनफल हमेशा परिमेय होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका योगफल और घटाव भी अपरिमेय ही होगा। तो यहाँ एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, घटाव होगा, वो अपरिमेय संख्या होंगी। यहाँ पे भी वही है कि 5 परिमेय है, √2 अपरिमेय है, तो दोनों का गुणनफल अपरिमेय होगा। 1/3 यानी कि एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो इनका भागफल भी अपरिमेय होगा।
अब आ जाते हैं √3 और √12 में। तो ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं √3 और इसको लिख सकते हैं √4 इंटू √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √4 का ±2 निकल जाएगा, तो ये बाहर हो गया। इसलिए एक क्या है, एक ये परिमेय संख्या है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए 6 + √2, यहाँ पे भी एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या होगी। चलिए अब आ जाते हैं, यदि n एक प्रकृत संख्या है तब √n क्या होगा। तो ये देखो, ये हमेशा प्रकृत संख्या होगा, संभव नहीं है। कि जैसे कि आप कर लेते हैं, जैसे कि 2 भी प्रकृत है तो इसका रूट क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो गया। लेकिन 4 भी अपरिमेय है तो इसका रूट क्या हो जाएगा, तो वो ±2 हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में क्या होंगे, वो कभी प्रकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या मिलेगी। हमेशा परिमेय संख्या नहीं मिलेगा, हमेशा अपरिमेय नहीं मिलेगा, हमेशा प्रकृत संख्या नहीं मिलेगी। वो क्या मिलेगा, तो कभी प्रकृत संख्या मिल जाएगी, जैसे कि ये आया 2 प्रकृत संख्या हो जाएगा प्लस, और कभी अपरिमेय संख्या मिल सकती है, जैसे कि ये √2 है। इनमें से कौन अपरिमेय है, तो अब डॉट वाले में देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये लिखा हुआ है 3, इसके ऊपर डॉट, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10.3333 ऐसा कुछ डॉट 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 लगा होगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो या तो रिपीट हो जाए या कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो परिमेय हो सकती है। ठीक है। और जो न रिपीट हो और न ही ये क्या हो, कंप्लीट कटे, तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, यहाँ तो गलतियाँ कर दिया है। ये दिया हुआ है 0.120 1200 12000। अगर यहाँ पे डॉट 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 लगा देता तब तो ये वाला अपरिमेय हो जाता, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चंस में डॉट डॉट नहीं लगा है, इसलिए इसको भी हम अपरिमेय नहीं मानेंगे। तो इसमें इनमें से कोई नहीं, ये आंसर हो जाएगा। अगर डॉट डॉट लगा होता आगे कि इसी तरह से ये बढ़ रहा है, तो फिर ये अपरिमेय हो जाता, क्योंकि ये न रिपीट हो रहा है और न कंप्लीट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। किसी परिमेय संख्या a का व्युत्क्रम 1/a क्या होगा। अब देखो, किसी अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम a/1, तो अभी बताया कि अगर ये परिमेय संख्या √2 अपरिमेय संख्या है तो 1/√2 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अभी वो ऊपर बहुत सारे बताया भी, अपरिमेय अपरिमेय का, यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, जोगफल, अंतर और भागफल सारे अपरिमेय संख्या होंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 79, √11 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या का रूट नहीं निकलता, क्योंकि उसके गुणनखंड नहीं हो पाते हैं, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, देखिए इसमें परिमेय ढूंढना है, तो ये तो ऐसे ही आपका कट जाएगा कि ये क्या है, अपरिमेय है। यहाँ देखिए 4 और ये 5 निकल जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो गया। और एक मिल गया तो फिर आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये परिमेय संख्या हमको मिल गया, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 बनाना, ऊपर देख लेते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, 80 नंबर ही था। चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 81। अब इसमें देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो मैंने कहा ना कि दो परिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को अगर सेम अपरिमेय संख्याओं को गुणा करोगे √11 तो ये बाहर हो जाएगा, 11 हो गया। और 11 क्या है, परिमेय संख्या है। आपके पास एक ऑप्शन मिल गया तो दूसरे ऑप्शन को आपको देखने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन आपका राइट है। तो एक राइट मिल गया, मतलब उस पर आप आंख बंद करके क्लिक कर सकते हैं। चलिए, निम्न में कौन अपरिमेय है। तो यहाँ जो ये लिखा है, थोड़ा ये टाइपिंग में
इधर उधर चला जाता है, ये लिखा हुआ है 3, यानी कि इसका मतलब क्या होगा 0.3333333, ये 3 के ऊपर भी केवल लग जाता तो चलता। अब यहाँ पे ये परमेय संख्या है, 1/3 परमेय संख्या है, 2/5 परमेय संख्या है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये 6, क्योंकि देखिए यहाँ पे डॉट 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 लगा हुआ है। ठीक है, चलिए ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और डॉट डॉट भी लगा हुआ है, तो ये अपरमेय संख्या हो जाएगी, जो कि आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 83 में ये है कि 2 और 2.5 के बीच अपरमेय संख्या है। अब ये देखो 2 और 2.5 के बीच अपरमेय ढूंढना है, तो मतलब हमको ढूंढना क्या है, 2.0 से 2.5 के बीच, यानी कि ये कम से कम 2.01 हो जाए और यहाँ से लेकर 2.499 तक। ठीक है, ये हमें ढूंढना है। तो ये देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये 9 है इसका, तो 3 के बाद जाएगा, ये नहीं होगा। इसका निकालेंगे, ये भी 3 के पार जाएगा, इसका निकालेंगे, ये 4 के पार जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन बचा, जो कि 2.01 से लेकर 2.49 के बीच में आएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। P एक अभाज्य संख्या है, तो अंडर रूट P क्या होगी, वो होगा अपरमेय। अभी मैंने कहा कि अभाज्य संख्या का रूट हमेशा अपरमेय संख्या होगी। आइए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 85, एक शून्यतर यानी कि शून्य नहीं है परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होगा। शून्यतर इसलिए लगाया कि शून्य से न डिवाइड होगा और न शून्य में डिवाइड होगा, उस परमेय से करो और चाहे अपरमेय से करो, उसको शून्य बना देगा। ठीक है, शून्य से डिवाइड करो और चाहे शून्य में डिवाइड करो, दोनों ही अपरमेय संख्या नहीं देगा। शून्य में डिवाइड करते हम लोग कि एक शून्यतर जो है, इसलिए कहा गया परमेय संख्या क्योंकि शून्य में विभाजित करेंगे परमेय से चाहे अपरमेय से, वो उसको शून्य बना देगा। अगर शून्य से डिवाइड करेंगे तो शून्य से डिवाइड होता नहीं, वो क्या हो जाता है, वो इन्फिनिटी यानी अनंत, सॉरी, वो अपरिभाषित हो जाता है। तो इसलिए शून्यतर का मतलब ये हो कि शून्य को हटाकर एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल, भागफल या फिर जोड़ घटाव, सारे एक अपरमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, आइए 86 पे, परमेय और अपरमेय संख्याओं का योग या अंतर अपरमेय। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पर चिन्ह लगाना है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचानें। तो अपरमेय संख्या परमित है जबकि परमेय संख्या अपरमित है, ये बिल्कुल गलत है, दोनों अपरमित है। यह आवश्यक नहीं कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या मिले, ये भी गलत है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप की संख्या निरूपित करता है जहां n एक प्रकृत संख्या है। देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक संख्या को निरूपित करता है जहां n एक प्रकृत संख्या है। तो देखो ये क्या है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं, दो प्रकृत संख्याओं के बीच में अनंत अदर संख्याएं भी होती है, और यहाँ प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी गलत है। मतलब कि सत्य कथन क्या है, ये है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप में निरूपित करता है कि जहां एक n प्रकृत संख्या प्राप्त हो। ये सॉरी, ये तो गलत कथन है, इसको भेजिए, ये गलत कथन है। अब कथन सही, जो इसमें सही कथन है वो ये है कि आवश्यक नहीं कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को संगत एक वास्तविक संख्या मिले, वास्तविक भी मिलेगा और इमेजिनरी यानी कि अवास्तविक भी, काल्पनिक संख्या भी मिल सकता है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं 87 पर। 87 यू हो गया, इसमें कौन सा लिया हम लोग ने, इसमें बी वाला सही होगा। 88, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो देखिए ये अपरमेय हो गया,
यहाँ से √3 और √3 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 मिलेगा। ये परमेय संख्या है, बाकी तीनों अपरमेय है। 89, 11/5 एक परमेय संख्या है। ये कभी भी आप देख लें कि अगर p/q के फॉर्म में जितने भी मिल जाएंगे, जहां p भी इंटीजर यानी कि पूर्णांक और q भी इंटीजर यानी कि पूर्णांक, तो वो क्या होगा, वो परमेय संख्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दो परमेय संख्याओं के बाद बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो ये ऊपर बता ही दिया है, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं हो सकती है। निम्न में कौन सा अपरमेय है? तो उसी तरह देख लीजिए, डायरेक्ट यही देख लीजिए कि यहाँ पे दो, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत हो गया है। अपरमेय संख्या ढूंढ रहा है तो दो यहाँ पे अपरमेय संख्या मिल गई है। ठीक है, ये दोनों तो नहीं है, निकल जाएंगे। यहाँ अगर 2 या फिर यहाँ 3 होता तब ये अपरमेय नहीं होते, या फिर यहाँ पे 8 होता तब ये नहीं होता। अगर ये 8 होता तो ये 4 बाहर हो जाता, लेकिन इसमें 2 है तो यहाँ पे मिसप्रिंट है। ये डायरेक्ट दिख रहा है कि 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है वो अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे अपरमेय संख्या पूछ रहा है और इसमें 2 अपरमेय दे दिया है, तो डी वाले में मिसप्रिंट है। चलिए अब आ जाते हैं 92 में। 3._27 यानी कि ये रिपीटेड संख्या है, वो क्या होगा? तो यह एक परमेय संख्या होगी। मैंने कहा ना कि या तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, डेसिमल में देखेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, या फिर वो रिपीट हो जाए, वो परमेय संख्या होती है। 93, निम्न में कौन सा अपरमेय नहीं है? ये ध्यान रहे, अपरमेय पूछ रहा था, अभी कहता है कि नहीं है। तो ये देखो, अपरमेय नहीं है, यहाँ भी कुछ गलतियां हो गई। अपरमेय पूछता तो देखा जाता, हाँ सॉरी, अपरमेय है तो देखो ये अपरमेय है, ये अपरमेय है, ये अपरमेय है, क्योंकि ये तीनों रूट से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा 11, तो ये अपरमेय नहीं है। तो आंसर्स में आपका क्या आएगा? आंसर्स में ये डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ से और क्वेश्चन है, उससे आगे बढ़े। आपको फिर से एक बार याद दिला दें कि चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करके पहुंचाइएगा, शेयर करके, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा। साथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आप 10th क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और फरवरी में एग्ज़ाम्स में जा रहे हैं, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है हम तक कमेंट से पहुंचाइए और हमसे जुड़िए। आपका मैथ, अभी मैथ के लिए है, साइंस भी समय होगा तो करवाएंगे, या फिर आप लोग हमें कमेंट्स कीजिए और अपने ग्रुप्स का हमें इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाइए। अगर ग्रुपिंग होगा तो और समय निकालकर साइंस को भी हम करवा सकते हैं। साइंस के भी आपके 50% मार्क्स तो सिक्योर करवा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं मैथ की बात करूंगा, और मैथ में आप ये हम चाहेंगे कि अबव 90 क्वेश्चन आए, इसके लिए आप हमें हमारे साथ जुड़े, अपनी परेशानियां हम तक पहुंचाए। बाकी एग्जाम्स में आपको किस तरह क्वेश्चन आएगा उसको तो हम करवा ही रहे हैं। चलिए 94, इनमें से कौन अपरमेय नहीं है? फिर यहाँ पे भी देखिए कौन अपरमेय नहीं है। तो ये देखिए, ये अपरमेय नहीं है, क्योंकि 25 का रूट निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, जो परमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट में चलते हैं 95। निम्नलिखित में किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसाद शांत है? शांत का मतलब कि क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब भाग देकर हम लोग नहीं देखेंगे, हम केवल ये देखेंगे कि किसका फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आएगा। जैसे इसको अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 × 80 × 40 × 20 × 10 × 5। ठीक, ये देखिए कितना हो गया, केवल 2 और 5 आए। तो जिसके हर में केवल 2 और 5 का फैक्टर्स हो, ठीक है, फैक्टर्स हुआ है 160 को हमने फैक्टर किया तो
केवल 2 और 5 आए, वहीं शांत प्रसार दशमलव का हो सकता है। इसलिए इसमें करेंगे तो 5 गुणे 7, 5 तो आया लेकिन साथ में 7 आ गया। यहाँ करेंगे तो ये हो गया, 2 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। 2 और 5 तो आए लेकिन उसके साथ 3 आ गया, तो यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ करेंगे तो 3 और 5 हो गया, 5 तो आया लेकिन 3 भी साथ में आ गया, तब ये प्रसार शांत नहीं होगा। दशमलव प्रसार जो है वो कब होगा, या तो 2 आए केवल, या फिर 5 आए केवल, या फिर 2 और 5 आए, बस तभी वो दशमलव प्रसार शांत होगा। ये रूल्स है। और आप जब भाग करेंगे इसको तो पाएंगे कि यही पूरी तरह कटेगा, दशमलव के बाद में ये नहीं कटेंगे तीनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं। इनमें से कौन अपर्मेय संख्या है? यहाँ अपर्मेय पूछ रहा है तो आप ध्यान फट से आएगा कि √2 जो है ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए ये अपर्मेय है। 97 पे आते हैं। 97 में कहता है कि प्रत्येक p/q के संगत एक ऋण परमेय संख्या होगी। बिल्कुल होगी। संगत के कहने का मतलब कि ये नंबर लाइन है और यहाँ पे p/q है, एक नंबर है, मान लो कि 0 है, 0 से दूरी पर है, तो जितना दूरी पर है 0 के इतने ही दूरी पर यहाँ पे -p/q भी होगा। ठीक है, तो इसलिए ये नेचुरल नंबर में भी उसके संगत जो इंटीजर्स बनते हैं, या रेशनल नंबर परमेय नंबर में भी, संख्या में भी ये पूर्णतः सत्य है। तो ये कह रहा है कि p के संगत एक ऋण परमेय संख्या होगी, तो वो कौन सा होगी? -p/q। ठीक है, चलिए 98 पे आते हैं। वह संख्या क्या कहलाती है जिन्हें p/q q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है? तो जिसको भी थोड़ा सा यहाँ और एक चीज गलत कर दिया, इसमें होता है कि p/q और दोनों पूर्णांक हो, p और q दोनों पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0, तो इस संख्या को कहते हैं हम लोग क्या? परमेय संख्या। तो यहाँ ये जोड़ना भूल गया, p और q जो होगा वो पूर्णांक होगा, नहीं तो अलग हो जाएगा तो फिर वो कुछ भी हो सकता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 1/2, 3 और 1/2 के बीच दो परमेय संख्या क्या होंगे? तो देखिए परमेय संख्या निकालने के तरीके, दोनों को जोड़ देंगे और उसमें क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको जोड़ेंगे, 3 2 5/6 होगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/3 भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें चेक करना है, दशमलव बना लेंगे तो ये आएगा 0.3 और ये आएगा 0.5, यानी कि 0.3 से 0.5 के बीच में। तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 0.1 आ जाएगा, 0.1 पहला डिजिट आ जाएगा, तो ये ऐसा ही कैंसिल हो गया। जब इसको करेंगे तो 50 रहेगा तो 4 हो जाएगा, तो देखो 3 और 5 के बीच में आया। और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे 70 तो 8 चौक 72, मतलब 3 आएगा, 3 से बड़ा, तो ये वाला नंबर हो जाएगा। तो आसानी से आप कर पाए, इसलिए जो भी दिया रहेगा उसको क्या करेंगे? हम डेसिमल में फॉर्म कर लेंगे, आप बाकी सबका डेसिमल निकाल कर चेक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। परमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण कैसा होगा? तो ये देखो, ये पहले तो p/q के फॉर्म में है तो ये रेशनल होगा। अब इसमें शांत और अशांत का वो है, तो देखो जब ये 2 और 5 के फैक्टर्स में आते तो वो क्या होता? शांत होता। लेकिन ये 3 के फैक्टर में आ रहे हैं तो वो अशांत होगा। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये भाग देंगे तो ये तीनों में से कौन आएगा? चारों में बार लगाया है, चारों में रिपीटेड है, तो इसमें से कौन आएगा? तो 2 2 तो सब में है, दूसरी डिजिट अलग अलग है, उसको हम चेक कर लेंगे। कैसे? भाग देकर 27 में तो ये 80 हो जाएगा, पॉइंट्स लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, ये सब में आएगा। और 2 कितना होगा? 54, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 26। और जब ये 0 करेंगे तो ये 9 के पास जाएगा, तो ये 2 इसमें है। ठीक है, और दोनों में 5 है, तो 9 के मतलब क्या हो गया? 9 7 63 और 9 2 18, 6
कितना हो जाएगा 24। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17। और जब 0 होगा तो 170, तो 27 है। 27 छक्का 6 बार में जा सकता है ये। तो ये वाला ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, क्योंकि 7 छक 42 और 7 6 दूना 12 और 4 16। ये देखिए यहाँ 6 आ गया। तो पहले तो ये दोनों सॉरी ये इस पे लगा दिया, ये नहीं 9296 ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। यहाँ पे दिया हुआ है कि 11.23 अंडर बार 564, 11.23 अंडर बार 564 है। क्या है? तो एक परमेय संख्या है। जिसपे ये वार लग जाए या फिर पूरी तरह से डेसिमल के बाद शांत हो जाए तो वो परमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे भी देखिए 5.2372 खत्म हो गया है, तो ये भी एक परमेय संख्या है। 0 पॉइंट पॉइंट नहीं लगा है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये 2.121121111121112 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएगी? ऐसी संख्याएं होंगी, उसको अपरमेय संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 104 पे। निम्नलिखित परमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार किसका शांत होगा? अभी बताया कि जिसमें 2 3 2 और 5 ही केवल आए। ठीक है, तो ये देखिए इसमें 3, ये जो है 7 आ जाएगा, ये 7 से कटेगा 7 इंटू कितना में कट जाएगा? 28 4 और 6 9, तो ये 7 7 7 3 बार में हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ये 7 आया हुआ है, यहाँ इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 5, और फिर 5 से काटेंगे तो बचेगा, यानी कि 5 9 और 1 7 और 13, तो 5 के अलावा ही आ गया, तो तीनों ही कैंसिल हो गया। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि जब इसको करोगे तो केवल 5 का फैक्टर्स आएंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इस तरह के। ठीक है, चलिए 105 पे आते हैं। परमेय संख्या p बाई क्यू, परमेय संख्या p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 का दशमलव प्रसार शांत यानी कि टर्मिनेटिंग होगा जब q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 5 के रूप में होंगे। ठीक है, 2 और 5 के ऋणेतर पूर्णांक के रूप में होंगे, जहां n और n क्या होंगे? ऋणेतर का मतलब कि धनात्मक, ऋणेतर का मतलब कि उसमें ऋण वाला नहीं होगा, यानी माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला होगा। तो ऊपर ही बताया जैसे कि 2 और 5 जिसमें आएंगे, चाहे कितनी बार भी आए, एक एक बार आए या ज़्यादा बार आए, 2 और 5 ही केवल आएंगे, तभी वो शांत यानी कि टर्मिनेटिंग टाइप्स होगा, शांत प्रसार होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। p बाई क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू 0 का फिर से वही आ गया, कब अशांत होगा? जब 2 और 5 के रूप में के अलावा और भी कोई आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 और 5 के रूप में नहीं हो, जहाँ n और ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 107 पर। 0.0875 पी बाई के रूप में व्यक्त करने पे क्यू का मान क्या होगा? तो ये देखिए क्यू का मान क्या होगा? पॉइंट्स के बदले 1 और पॉइंट्स के बदले 1, अब उसके बाद जितने भी डिजिट है उतने 0, तो यहाँ पे हो जाएंगे 8 7 5 और बटे में 10,000, और इसको 25 से अगर काटेंगे तो 3 और फिर आ जाएगा 75 7 12 तो 5, ये आ जाएगा। ठीक है, और 25 से इसको काटेंगे तो ये 400, 5 से काटेंगे तो ये 7 और ये 80, तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। इसको पहले डेसिमल में बदल के और उसको क्या करेंगे, जो भी उसके कॉमन फैक्टर्स है उससे डिवाइड करके उसको लोएस्ट टर्म्स में ला देंगे और तब क्यू का वैल्यू लिख देंगे। 108 22/7 क्या है? एक परमेय संख्या है, लेकिन यहीं अगर पाई होता तो वो अपरमेय संख्या हो जाता।
पाई बराबर 22/7 का मतलब पाई पर में नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो वो होगा अशांत लेकिन आवर्ती भी होगा, क्योंकि ये 1/p/q के फॉर्म में है। अब p/q के फॉर्म में जो होगा वो परमेय संख्या होगा। अब परमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 110 निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, फिर उसी तरह का। तो देखिए इसमें 11 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें भी 3 आ जाएगा, तो तीनों कैंसिल हो गए, और कैंसिल हो गए तो इसका मतलब 15/1600 जो है वो क्या होगा, वो शांत दशमलव प्रसार का होगा। 111 पे आते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, फिर उसी तरह का। तो ये देखिए यहीं पे मिल गया, इसमें केवल 2 का ही फैक्टर्स है, तो इसका मतलब ये शांत होगा, तो बाकी सारे अशांत होंगे। निम्नलिखित में असत्य कथन को चुनना है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या भी है, तो पहले ही मिल गया असत्य कथन कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या। अच्छा हाँ सॉरी, परमेय संख्या हमने प्रकृत संख्या पर चल गए। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या भी है, ये सही है। प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है, ये भी सही है, p/q फॉर्म। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है। कैसे गलत है, तो पूर्ण संख्या में 0 भी होता है, 1 2 3, लेकिन प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो ये हमें मिल गया सत्य, और इस पर हम मार्क्स लगा लेंगे, क्योंकि नीचे भी है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये सही बात है। प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होते है, क्योंकि माइनस वाले जितने भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या के भाग नहीं होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं 113। 2/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 2/11 का दशमलव प्रसार आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती, लेकिन यहाँ सारे आवर्ती में दिए गए हैं, तो पहले ये देख लेंगे भाग करके 11, और ये 2 है तो 0 हो जाएगा दशमलव लगाने के बाद, तो 1 बार 11 तो 9 हो जाएगा, और उसके बाद 0 लगेगा तो 8, तो 1 और 8 देखो कहाँ पे आ गया, यही बार बार आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ 88 हो गया, माइनस करने पे 2, तो फिर यहाँ आ गया, फिर यहीं से इधर आएगा, यानी कि इसके ऊपर 12 लग जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे चलते हैं 114 पे। 5.233, इसका मतलब ये भी है कि 5.2 और 3 के ऊपर बार, और मैंने कहा ना कि बार लग जाए या कंप्लीट हो जाए तो वो परमेय संख्या होती है। 115 यहाँ बार लगा हुआ, p/q के रूप में लिखना है, जहाँ pq देखो यहाँ सही से लिखा, pq पूर्णांक है और q 0 नहीं हो लिखा जा सकता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, ये देखो जो नंबर है उसको देख दो, ठीक है, और ये बार के नीचे देखो कि कितने नंबर है, उतने 9 लगा दो। अगर इनके अलावा कोई नंबर होता तो 0 लगता, ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर होता बिना बार का तो ये इसमें से माइनस होता, यानी कि इसका हम p/q फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, तो 32/99 में। चलिए चूंकि ये वस्तुनिष्ठ है यानी कि ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग एग्जाम्स के व्यू से चल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी इसमें हम बताते चलेंगे, और पीछे आपको पढ़ाया गया है डिटेल्स में। अगर फिर भी आपको कहीं परेशानी रहती है तो आप कमेंट्स कीजिए, आपके उस परेशानियों को दूर किया जाएगा, यानी उसको डिटेल्स में बता दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, परमेय संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है p/q के फॉर्म में रूप में, ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही दिया है, हालांकि इसको ये भी करना चाहिए था कि pq क्या है, इंटीजर्स है, और pq नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलिए 117, यदि परमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य ऋण गुणनखंड हो तो इसका दशमलव निरूपण कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, अशांत तो होगा लेकिन आवर्ती होगा वो, ये ऊपर 2-3 क्वेश्चंस में बताया जा चुका है। यहाँ पे आ जाइए 118, यदि परमेय संख्या के हर में ऋण संख्या 2 या 5
या दोनों, 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो दशमलव का निरूपण कैसा होगा? शांत होगा। केवल 2 हो या केवल 5 हो या फिर 2 और 5 हो तो शांत होगा। 119, प्रत्येक परमेय संख्या एक क्या होती है? पूर्ण संख्या भी होती है। ठीक है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है। दोनों कथन सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है? एक परमेय संख्या होती है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है। तो ए और दो दोनों ही यहाँ पे क्या है? ए और बी दोनों ही सही है। तो यहाँ पे आंसर दोनों कथन सही है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 120 पर। प्रकृत संख्याओं के योग संग्रह से क्रिया के सापेक्ष, देखो, प्रकृत संख्याओं के योग संग्रह से क्रिया के सापेक्ष क्या होता है? समवृत्त होता है, व्युत्क्रम नहीं होता है। क्रिया के सापेक्ष से क्या होता है? वो समवृत्त होता है। तो इसलिए यहाँ पे समवृत्त आ जाएगा। अब आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या, यहाँ पे भी थोड़ा सा देख ले कहीं गलत ना हो गया होगा। प्रत्येक परमेय संख्या एक, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिटाया इसको। देखिए क्या है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक, प्रत्येक परमेय संख्या एक क्या होती है? पूर्ण संख्या भी हो सकती है, प्रकृत संख्या भी हो सकती है और भिन्न संख्या भी हो सकती है। तो ये दिया हो कि पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है, ये तो बात सही है। पूर्ण संख्या होती है ये परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसमें जो ये है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या, सही कथन है। लेकिन ये प्रश्न के अनुसार देखें तो इनमें से कोई पर नहीं लगेगा। इसमें से जो होगा वो क्या होगा? कोई पर ये जो लगेगा कि कोई नहीं इनमें से। क्यों? क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रकृत संख्या हो सकती है, भिन्न संख्या हो सकती है। तो वो बहुत सारे तरह की संख्याएं हो सकती है जो इसमें सारे नहीं दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यही कथन असत्य है। क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या में माइनस वाला भी, जैसे -2 भी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। अब पूर्ण संख्या क्या होते हैं? 0, 1, 2 ये सब होते हैं। तो ये कहता है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या होगी। अब ये देखो, जब भी ये कहा जाए तो एक तो छोटा रहे तो उसको डिवाइड करके देख लेते हैं, बाकी बहुत सारे 7 है, 17 है, इन तरह की जब पुनरावृत्ति खंड लिया जाएगा, खंड किसको कहते हैं? जैसे कि ये 0.3212 ऐसा कुछ दिया हुआ है और इसके ऊपर दिया गया है, तो ये खंड काउंट होता है, 1 2 3 4, इस तरह से उसके अंकों की संख्या उस खंड में काउंट होती है। तो जिसके भी पुनरावृत्ति लेंगे उससे ये कम कर देंगे, यानी कि 17 - 1 16 वो उसके अंदर होंगे, वो 17वें पे फिर जाकर रिपीट होगा। तो वो संख्या कितनी होगी? 16 होगी। 7 से डिवाइड करेंगे तो संख्या कितनी होगी? 6 होगी। इस तरह का आएगा। संख्या रेखा को कहा जाता है, संख्या रेखा को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या रेखा, अवास्तविक संख्या रेखा, ए और बी। हम लोग हमेशा उसको कहते हैं संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा। क्वेश्चन नंबर 124, 387/405 का सरलतम रूप क्या है? तो पहले ये देखें कि ये कटेगा किस किस से। तो 8 7 15 और 3 18, 3 से ये कटने वाला है, और इधर 4 और 5 9, 3 से कटने वाला है। तो 3 से कटे 1 2 9, ठीक है, और इसको काटे तो 1 3 5, ठीक है। तो ये अब 129 जो है वो भी 3 से कटेगा, लेकिन 5 3 8 ये भी अभी 3 से कट जाएगा। तो ये 4 3 आ जाएगा, और ये 1 3 5 था, तो 4 5, तो 43/4
45 अब सरलतम रूप हो गया, क्योंकि 43 इसमें आ गया अभाज्य संख्या जो अब नहीं कटेगा, तो ये ए इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 125 92/115 का सरलतम रूप क्या है? तो ये देखो 92/115, तो ये आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आसानी से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 92 और 115 ये दोनों 23 से कटने वाले हैं, यानी कि 4 और 5। 23 चौका 92 और 23 5 100, नहीं सॉरी, 23 4 और हाँ 23 5 115 सही है। तो 4/5 इसका सरलतम रूप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 126 पे आते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? फिर उसी तरह का। तो ये देखिए, अभी हम लोग देखें कि जिसके नीचे 1600 है, इसमें 2 और 5 के ही फैक्टर्स आएंगे और ये प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसमें भी 11 आएगा, इसमें 7 आएगा, 3 आएगा और इसमें भी 11 आएगा, तो दोनों तीनों वो दशमलव प्रसार शांत नहीं होंगे। 127 निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो परमेय संख्या जो बाहर आ जाए, तो देखिए ये √5 और √5 कट के 6 आ रहा है, जो कि परमेय संख्या है, तो यही वाला ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? तो आप देख लें, ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर नहीं होगा तो ये अपरमेय है, ये भी बाहर हो जाएगा, 14 का है, और ये 17 का है, ये 11 का है। मतलब इसमें से 121 से 11 निकल जाएगा, 196 से 14 निकलेगा, 289 से 17 निकलेगा, लेकिन 27 से कोई भी उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए वो अपरमेय संख्या है। 0.5 अंडर बार है, तो उसका इक्वल टू क्या होगा? तो 5/बार के नीचे एक ही है, तो 9, 5/9 जो होगा वो पॉइंट अंडर बार 5 का इक्वल होगा। अब यहाँ आ जाए 130 में, √7 क्या है? अभाज्य संख्या है और उसका रूट निकालना है, मतलब वो एक अपरमेय संख्या है। 131 पे √3 क्या है? फिर वही चीज, अपरमेय संख्या है। 132 में निम्न कौन परमेय संख्या है? तो फिर वही देखो, नजर दौड़ाइएगा तो तुरंत एक मिल जाएगा, बाकी को सोचने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। √2 कैंसिल हो गया, 2 बचा, मतलब ये परमेय संख्या है। √2 क्या है? कई बार देख चुके, ऊपर भी हम लोग, अपरमेय संख्या है। और आज ही नहीं बल्कि ये आपका रियल नंबर, वैसे रेशनल नंबर्स के रूप में आप देख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है? वास्तविक संख्याएं। आपका पहला जो चैप्टर्स है वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्या, और रियल नंबर्स, रियल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। और उसके जितने तरह के हमें लगता है कि आपको उससे रिलेटेड वस्तुनिष्ठ संख्या क्वेश्चन पूछी जा सके, वो हमने इसमें लाया। बहुत सारे रिपीट भी हो गए हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन है, लेकिन उसी तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, इसीलिए वो सारे आए हैं। तो ये आज कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल से देखेंगे, और आपको कैसा लगा, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं है, या आपके पास अदर कोई प्रॉब्लम्स है 10th क्लास से संबंधित, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उसको पूरी तरह से सॉल्व किया जाएगा, ये विश्वास रखिए। बस हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, हमें सपोर्ट कीजिए। खुद से सब्सक्राइब करके, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और शेयर करके अपने दोस्तों में उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो या कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर करें, लाइक तो भरपूर करें, उससे आपका कुछ जाने वाला नहीं है, आपको कुछ मिलने ही वाला है। एग्ज़ाम सर पे है, 2 महीने में ही आने वाले हैं, तो ये उतने ही दिनों में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपका कंप्लीट करवाएंगे। +90 ये तो 50 नंबर के है वस्तुनिष्ठ, ये तो आपका कंप्लीट होगा ही होगा। सब्जेक्टिव में भी करवाएंगे, जो दीर्घ उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है, उन सबको भी करवाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपका
जो मार्क्स हो वो 90+ हो। तो आप हमारे साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को से भी सब्सक्राइब करवा कर जुड़वाइए, और कमेंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो भेजिए, या फिर आपको क्लास चलवाना हो अभी क्रैश कोर्स से संबंधित, आप लोगों के प्रॉब्लम से संबंधित, तो हमें सब्सक्राइब करके कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, अपनी संख्या बढ़ाइए, वो भी किया जा सकता है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे। अगले वीडियो में हम आपके साथ बहुपद से यानी पोलिनोमियल से चैप्टर नंबर 2 से ये वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे, किसी में 100 क्वेश्चंस हो सकता है, किसी में 100, जैसे 33 इसमें आया, हर में ऐसा रहेगा, यानी कि 15 चैप्टर्स में से एक रचना वाला 11 नंबर चैप्टर है, रचनाएं, है ना। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, तो वो एक छोड़कर 15 में से 14 आपके पार्ट है। 14 में से कम 1300-1400 आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे, और उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा, ये गारंटी है। इसलिए हमारे साथ जुड़िए और अपना कम से कम ये 50 नंबर्स सिक्योर कीजिए। हम तो कोशिश करेंगे कि आपका +90 आए, लेकिन ये 50 तो कम से कम सिक्योर कीजिए। हमारे साथ जुड़िए, और संभव होगा तो लाइव क्लासेस भी ली जाएगी, और नहीं तो ये वीडियो के माध्यम से हर रोज़ आपको मिलेगा, और आप इसको देखिए, अपने ज्ञान वर्धन कीजिए, और हमें सपोर्ट करके चैनल्स का भी उत्थान कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।